वेलकम टू परेशा लीगल राइट चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त परेशा एडवोकेट। फ्रेंड्स, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 चेक बाउंस की कंप्लेंट में आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्स 138 की कंप्लेंट में सेक्शन 139 का जो प्रिजम्पशन है वो फेवर करता है कंप्लेन, और उसका जो 138 का प्रोसीजर होता है वो सीआरपीसी होता है, या 1 जुलाई के बाद जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके हिसाब से उसकी प्रोसीजर एडॉप्ट होती है। और दोनों में समरी प्रोसीजर ही एडॉप्ट होती है, वो बेसिक बात है। अब जब क्रिमिनोलॉजी का बेसिक मुद्दा होता है कि रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज इन फेवर ऑफ एक्यूज, तब ऐसे केस में प्रिजम्पशन और रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, उन दोनों में किसका वेटेज ज्यादा है और वो उस हिसाब से एक्विटल देना चाहिए या कन्विक्शन देना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट बी रीजनेबल। वर्ड क्या यूटिलाइज हुआ है? रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब के ये रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट में जो व्यू होता है वही कोर्ट को एक्सेप्ट करने का होता है। उसके लाइन पे हमने एक इंटरेस्टिंग सा जजमेंट है वो आज शेयर करते हैं, तो उस पे जरा डिस्कशन कर देंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे जो जजमेंट है 2024 जीरो EIJEL सुप्रीम कोर्ट 73878, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। बीवी नगरथा एंड ऑस्टिग्निस जॉर्ज महिस जस्टिस का ये जजमेंट है। पार्टी है श्री दत्तात्रेय वर्सेस तारन अप्पा। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में फर्स्ट डिसऑनर ऑफ चेक में है लायबिलिटी ऑफ डिफेंस इन केसेस अंडर सेक्शन 138 is not that of proving its case beyond reasonable doubt, since a presumption. What is, since a presumption only enables the holder to show a prima facie case, it can only survive before a court of law subject to contrary not having been proved to the effect that a check or negotiable instrument was not issued for a consideration or for discharge of any existing or future debt or liability. Friends, इसमें क्या वर्ड यूटिलाइज हुआ है? रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और साथ में सेकंड लाइन में है प्रिजम्पशन का वर्ड यूटिलाइज हुआ है। प्रिजम्पशन यानी कि 139 का प्रिजम्पशन, सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसकी हेड नोट ए जो है तो एग्जम्पशन से रिलेटेड है कि पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद में इसका हम ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक अटेंडेंस ऑफ एक्यूज नॉन बेलेबल वारंट cause of action only arise after the failure of drawer to pay subsequent to the receipt of notice, and complainant is restricted from initiating multiple complaints against concerned drawer at different stages contemplated prior. Here court shall adopt a liberal approach with regard to attendance of accused person, and until an accused person in indefensible, a court can allow for an exemption in case of existence of exceptional circumstances. Moreover, issuance of non-bailable warrant in case of absence of accused at the first instance shall, due to any circumstances, be avoided. Liability of defense in cases 138 is not that of proving its case beyond reasonable doubt, since a presumption only enables the holder to show a prima facie case. It can only survive before court of law subject to contrary not having been proved to the effect that check or negotiable instrument was not issued for consideration or for discharge of any existing or future debt or liability. B. नेटवर्क फर्स्ट हेड नोट ए है फ्रेंड्स, वो उसमें कहा है कि एग्जम्पशन कोर्ट को देना चाहिए, आरोपी को हर एक मुदत में कोर्ट में प्रेजेंट रहना चाहिए, और ना हाजिर रह सके तो कोर्ट को लिबरल व्यू रख के उसका एग्जम्पशन देना चाहिए।
सिवाय के कोई एक्सेप्शनल केसेस हो जिसमें कोर्ट को उसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हो, तब उसको बुलाना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा ये एग्जाम्पशंस का प्रोविजन है वो प्रोसीजर कोड में, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 205 में है। अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें सेक्शन है 228, 228। वो उसमें हम एग्जाम्पशन का रिपोर्ट कोर्ट को दे सकते हैं कि इस वजह से हम आज एक्यूज कोर्ट में हाजिर नहीं रह सकता है, तो उसका आज के दिन के लिए उसको माफी दीजिए, वो प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए रह सकता है। इसलिए हेड नोट बी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138, 139, डिसऑनर ऑफ चेक, अपील अगेंस्ट एक्विटर। फ्रेंड्स, इसमें respondent failed to repay the loan despite repeated requests. Appellant present concern check for encashment, but check was dishonored on account of insufficient funds. There existed a contradiction in complaint moved by appellant as against his cross-examination related to the time of presentation of check by respondent. Furthermore, there was no financial capacity or acknowledgement in his income tax returns by appellant to the effect of having advanced a loan to respondent. Appellant not able to show to when said loan was advanced to respondent, nor explain as to how a check issued by respondent allegedly in favor of other person and landed in land of appellant. Trial court rightly observed that appellant was not able to plead even a valid existence of a legally unrecoverable debt at the very issuance of check is dubious based on the fallacious and contradictions in the evidence adduced by parties. Furthermore, fact that respondent had imprimated his signature on the agreement drawn on white paper and not on a stamp paper at present by appellant created another set of doubt. No preservative and lack of evidence in case of respondent accused input in judgment of him, अपील डिसमिस। फ्रेंड्स, इस हेड नोट बी में जो लोन लिया है एक्यूज ने, वो लोन पे जो रीपे के लिए चेक दिया है, वो चेक के लिए बात की है कि existed contradiction complaint moved by appellant as against his cross examination related to the time of presentation of check by respondent। यानी कि कंप्लेनेंट अपनी फैक्ट कंप्लेन में जो फैक्ट दिखा रहा है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो फैक्ट आ रही है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, एक दोनों से विरोधी हो रही है, यानी कि वो केस रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट में आ जाता है। कंप्लेनेंट को अपना केस जो होता है वो विदाउट बेनिफिट साबित करने का होता है, मतलब उसमें जो डाउट क्रिएट होता है और वो भी रीजनेबल हो, तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता ही है। आगे देखते हैं। फर्दर मोर, there was no financial capacity or acknowledgement in his tax returns by appellant to effect of saving by advance a loan to respondent। यानी कि कंप्लेनेंट ने अपने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया है, तो उसमें उसने उसकी कैपेसिटी है, ये पे लोन जो अमाउंट दिया है, तो वो लोन की अमाउंट मैंने एक्यूज को दी है, वो दिखाने के लिए उसका जो बैंक का प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, इनकम टैक्स में उसकी जान की हो और उसका रिटर्न भरा हो, वो कॉपी प्रोड्यूस करने की होती है, वो कुछ प्रोड्यूस किया नहीं था, तो इसका भी रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट उससे मिलता है। सेकेंडरी है तो इसमें इसलिए वो लीगली एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड एग्जिस्टेंस लीगली रिकवरेबल डेट है कि नहीं चेक इश्यू के वक्त, वो क्लियर नहीं होता और उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। फर्दर मोर, फैक्ट दैट रिस्पोंडेंट हैड इंप्रिंटेड his signature on the agreement drawn on a white paper, not on a stamp paper, as presented by appellant, creates another set of doubt। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि उसने जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया है, वो पे एक सिंपल ब्लैक व्हाइट पेपर पे करके किया हुआ रख दिया है, मगर वो तो स्टैम्प पेपर पे नहीं है कि ड्यूली उससे लीगली हम मांग नहीं सकते, वो एक एडिशनल रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट में आता है और इसके बेस पे हमने
इस केस में एक्यूज को रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिलकर एक्विटल मिला हुआ है। अब हेड नोट सी है CRPC section 386 lease owner object. Concurrent finding of acquittal in favor of accused, appeal against acquittal, criminal jurisprudence, emphasis on fundamental essence of liberty and presumption of innocence unless proven guilty. यानी कि मैंने जो कहा रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट वो होता है, तो उसमें कंकरेंट फाइंडिंग यानी कि केस का जो भी फाइंडिंग होता है उसमें केस को कौन सा रीजनेबल बेनिफिट डाउट का लाभ देना चाहे या प्रिजम्पशन का लाभ देना चाहे, वो मैजिस्ट्रेट को तय करने का होता है। और वो वेरी क्रूशियल पॉइंट होता है, वो बहुत ही एनालिसिस करके कोर्ट को देखने का होता है, ऐसा इस जजमेंट में कहा हुआ है। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में है एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल एसेंस ऑफ लिबर्टी एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी शंका रहित रीते केसने પુરવાર કરવાની જવાબદારી આરોપ ફરિયાદીની છે। कंप्लेनेंट को अपना केस विदाउट एनी डाउट प्रूव करने का होता है, और वो नहीं होता है तब उसका सीधा बेनिफिट एक्यूज को मिल जाता है और एक्विटल के लिए वो एंटाइटल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में जब एक और प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 139 और एक और है सेक्स रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि कौन से मैटर में प्रिजम्पशन का लाभ लेना है और कौन से मैटर में ये रीजन डाउट है, मतलब रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट होता है तो उसका लाभ एक्यूज को मिलना चाहिए, वो कहने की बात है। और वो उसके आपकी जिसकी भी कंप्लेन होती है वो कंप्लेन का जो एनालिसिस है प्रॉपर करके प्रॉपरली ये रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट है अपना पॉइंट रखे और ये साथ में जजमेंट रखे, तो डेफिनेटली एक्विटल के लिए केस बन सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 139 प्रिजम्पशन उसका भी इसमें दिया हुआ है। It shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part or any debt or other liability। फ्रेंड्स, इसको जरा हम थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। इट शैल बी प्रिज्यूम यानी कि कोर्ट को मान लेने का होता है, वो बात है। दूसरी बात, उसके टोटल कॉन्ट्राडिक्शन की बात की है, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, यानी इसका विरुद्ध का कुछ साबित ना हो तब कोर्ट को मान लेने का होता है, ऐसा कहा है। अब क्या है, दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability, यानी के लीगल डेब्ट के लिए और लाइबिलिटी लीगल लाइबिलिटी के लिए ये चेक उसे मिला है, ऐसा कोर्ट को मान लेना होता है। मतलब कब, जब अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, यानी कि ये प्रिजम्पशन को एक्यूज कैन बी रिबटेड, इसको रिबट किया जा सकता है। यानी ये 139 का प्रिजम्पशन है और दूसरी ओर है रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी हाँ एक्यूज की ओर से सिर्फ रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट कोर्ट को क्रिएट करके ही जजमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे केस में एक्विटल के लिए एंटाइटल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा कहना है कि रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट और प्रिजम्पशन दोनों की बात है। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग है कि प्रिजम्पशन क्या यानी क्या। तो प्रिजम्पशन इट शैल बी प्रिज्यूम, ऐसा 139 में लिखा है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अच्छा विरुद्ध का साबित न हो तब। मतलब कि जब कंप्लेनेंट अपना केस चीफ एग्जामिनेशन और नेसेसरी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे और कोर्ट उसे एग्जिबिट दे दे, उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई तब उसमें जब ये बात लीगल क्वेश्चन पूछे
कि लीगल डेप्थ में नहीं पड़ता है, इस लॉ की, इस प्रोविजन की ओर से तो ये हुआ नहीं है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वॉइड है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, एक्यूज इज अनसाउंड माइंड, then in that case presumption rebut होता है। एज पर ऐसा है, हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स के एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है और वो प्रोड्यूस किया है उसने, और एग्रीमेंट टू सेल जो प्रोड्यूस किया है यानी वेचान बना था, उसमें जो जमीन का है, तो जमीन है, खेती की जमीन है, और उसमें जीर्णोद्धार का प्रोविजन में सेक्शन 43 का रिस्ट्रिक्शन है कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कलेक्टर ये जमीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब ऐसे केस में एग्रीमेंट सेल हुआ, मैं तो कहता हूँ नोटरी हो या रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में और वो चेक रिटर्न हुआ है, तब वो 138 की कंप्लेन करता है। तब ऐसे केस में 138 की कंप्लेन में वो एग्रीमेंट टू सेल में पहला रीड करने का होता है कि क्या ऐसी कंडीशन है कि एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद ये व्हेन द सेल डीड एग्जीक्यूटेड, उससे पहले सेल डीड एग्जीक्यूट हो उसके पहले, रजिस्टर हो उसके पहले, कलेक्टर की प्रायर परमिशन लेके ये सेल डीड रजिस्टर करेंगे, या फिर ये एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराने के बाद ही इसका सेल डीड एग्जीक्यूट होगा, ऐसी कंडीशन हो तभी वो एग्रीमेंट वैलिड बन सकता है, अदरवाइज इट इज वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, तब ऐसे केस में जब कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो उसका चेक रिटर्न होने के बावजूद भी उसमें 139 का प्रिजम्पशन का लाभ उसे नहीं मिल सकता है, और रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ एक्यूज को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।